नमस्कार। मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की आज गुरुवार की मीटिंग में सबका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही ऐसे तो पूरा वो इंसिडेंट ने पूरे राज्य में शॉक और पेन क्रिएट किया था, क्योंकि जो गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे आटकोट करके, राजकोट के पास एक तालुका प्लेस है, वहाँ पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हॉस्टल में रहने वाली लड़की के साथ रेप का इंसिडेंट हुआ और वो रेप करने वाले वो इंस्टीट्यूट के ही लोग थे और मैनेजिंग ट्रस्टी भी ये बात जानते थे। लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा। 2 एक्यूज़ अभी अरेस्ट है, पर दूसरे एक्यूज़ का अरेस्ट होना बाकी है। और ये इंसिडेंट के लिए हम लोग कल गुजरात महिला मंच, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, चाइल्ड राइट्स ग्रुप ऑफ गुजरात और दूसरे राजकोट के लोकल एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से वो भी हमारे साथ जुड़े थे। तो हमारे ये इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट फाइंडिंग टीम को इनिशिएट करने वाले, कोऑर्डिनेट करने वाले आनंदी करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेड सेजल बेन अभी हमारे साथ है। वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल। और ना सिर्फ आटकोट का, वहाँ राजकोट में समरस हॉस्टल है जो गवर्नमेंट उसको संचालन करती है, उसमें भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस का वीडियो वायरल हुआ था, तो वहाँ पे भी हम गए थे। और एक वीक में गुजरात में कम से कम 9 इंसिडेंट रेप के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, सेक्सुअल वायलेंस के हुए हैं, जिसमें देखा गया है कि रूलिंग पार्टी के लोग जुड़े हुए। वो हमारे लिए सबसे शॉकिंग है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के लोग अगर जुड़ जाते हैं तो जो उसके वायलेंस के विक्टिम बनने वाले लोग कैसे आगे आके कंप्लेंट दर्ज करेंगे। और ये बात एक मूल बात है, और हमारे सोसाइटी में अभी तक ये वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के इश्यू को इतना सेंसिटिवली और जैसे सीरियसली लेना चाहिए नहीं लिया जा रहा है, वो हमारे लिए कंसर्न की बात है। तो मैं सेजल बेन को रिक्वेस्ट करती हूँ आज के फैक्ट फाइंडिंग टीम का जो रिपोर्ट है उसके बारे में डिटेल बताने के लिए। सेजल बेन। गुड इवनिंग साथियों, जिंदाबाद। गुजरात महिला मंच पिछले एक हफ्ते में ऐसे 3 बनाव बने। हमने पहले ये सुना आटकोट का बनाव, जहाँ पर डीवी पटेल कन्या छात्रालय के अंदर एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार 1 साल तक होता रहा और उसने फिर हिम्मत जुटाई 1 साल के बाद कंप्लेन करी। और ये सुनने में आया कि कंप्लेन लेते वक्त भी बहुत पुलिस का रवैया ये रहा कि हम सीधा दर्ज नहीं करेंगे। जब कंप्लेन ली गई उसके बाद भी 2 जन एक्यूज्ड को 10 दिन तक वो लापता रहे। ओनली पुलिस से लापता रहे, सारे गांव को पता था ये कहाँ छुप रहे थे और इनको कौन सहारा दे रहा था। और फिर ये बात भी निकली कि इस पूरी तहकीकात में कहीं पर भी हमें कोई रिपोर्ट में वहाँ की उस संस्था की लोकल कंप्लेंट्स कमेटी की कोई जानकारी या उनका कोई रिपोर्ट, उनका कोई मत मंतव्य कुछ सुनाई में नहीं दे रहा था। ये भी पता था कि ऐसी आशंका थी कि जब ऐसे कोई बनाव हम सुनते हैं, ख़ास करके स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स में, ये संभावना रहती है कि सिर्फ कोई एक विद्यार्थिनी के साथ ये ना हुआ हो, शायद और भी विद्यार्थिनी इसमें इस घटना के विक्टिम्स रहे हों। परंतु क्योंकि इस मैनेजिंग ट्रस्टी इस संकुल के जिनका नाम एफआईआर में दर्ज अक्यूज की तरह नहीं था, पर वो जानकार थे, और जो 2, एक ट्रस्टी और दूसरा उनका एक साथी इस कांड में इन्वॉल्व थे, वो इनके अच्छे मित्र थे, ऐसा भी एफआईआर में लड़की ने बताया था।
फिर भी मेन एक्यूज कॉम्प्लिसिटी में भी उनकी कोई पूछताछ हो या उनकी अक्यूज लिस्ट में नाम हो, ये नहीं दिखाई दिया। लड़की ये हादसे के बाद भाग गई थी सूरत पढ़ाई के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, और वहाँ से उसे अबडक्ट करके लाया गया था फिर से यहाँ पर। और उसमें ड्राइवर कौन था वो लड़की जानती नहीं थी, पर कोई तहकीकात नहीं लगी थी कि ये कौन चौथा आदमी है। तो एक हाटकोट का बनाम हमने सुना, और उसी वक्त समरस हॉस्टल में किसी एक लड़की ने वायरल एक मेडिकल स्टूडेंट ने किया था कि काफ़ी वक्त से वहाँ समरस हॉस्टल्स यहाँ गुजरात में महिला लड़कियों के लिए, ख़ास करके दलित आदिवासी और अन्य वर्ग की लड़कियाँ भी जो शहरों में पढ़ रही हैं, उनके लिए एक व्यवस्था खड़ी की गई है। बहुत ज़रूरी और अत्यंत ज़रूरी एक व्यवस्था है लड़कियों को आगे की पढ़ाई परस्यू करने के लिए, ख़ास करके दूर दराज के गांव से आती लड़कियों के लिए। और वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के कैंपस से लगकर है, और लड़कियों का कहना था कि उस रास्ते पर भी इनफ लाइट नहीं है, सेफ्टी नहीं है, कई बार फ्लैशिंग उनके साथ हो रहा था। तो हमें लगा कि और राजकोट में पिछले हफ्ते ही हम कुछ संस्थाएं मिली थी, ख़ास करके एग्रीकल्चर लेबर के लिए कैसे ये कानून पॉश का कानून लागू पड़ रहा है और क्या व्यवस्थाएं राज्य ने खड़ी की हैं। तो ये समझ आया कि एक्ट भी गुजराती में राज्य ने और किया नहीं था, तो एक संस्था ने आगे चलकर उस एक्ट को भी ट्रांसलेट किया था। तो ये तो हमारा अनुभव रहा है कि इस एक्ट की सीरियसनेस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सिर्फ कागज़ पर भी समितियां नहीं बनती हैं, जब कोई हादसा सामने आता है तब बनती हैं। और उसका जो हार्द है कि हम एजुकेशन करें, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और विद्यार्थियों के लिए हमें बहुत स्पष्ट रीत से स्कूल्स और हॉस्टल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डिफ़ाइन कर रहे हैं हम कि ये भी कार्यस्थल हैं। तो सबसे बड़ी तादाद में महिलाएं या खेती के क्षेत्र में वर्कर्स हैं, और दूसरा बड़ा क्षेत्र जहाँ पर हम महिलाओं का कार्यस्थल देखते हैं वो एक्चुअली स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्टल्स हैं। तो अगर जो आप देखा जाए कि ये दोनों पुख्ता जगह पर, वर्क प्लेस पर, अगर जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं, तो इसका लंबा असर उनके पूरे जीवन के इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता और उनकी उन्नति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, एक 6 साल की लड़की को दाहोद ज़िले में प्रिंसिपल ने शायद अटैक किया, पर उसको फिर मर्डर कर दिया। तो अगेन इट्स अ स्कूल रिलेटेड वायलेंस, और हमें सबको बहुत चिंतित कर दिया कि ये 3 जगह एक ही हफ्ते में ऐसे बनाव सुनने कि हम क्या कर रहे हैं। और हमने राजकोट के हमारे साथियों के साथ बात किया। हमारा मकसद था कि हम एसपी रूरल को एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जिसमें कई लोगों से, उनके एडवोकेट से बात हो रही थी, अन्य संस्थाओं ने जो इस जानकारी इकट्ठा की थी, काफ़ी सारा सोशल मीडिया के चैनल्स ने एक्चुअली इस बात को उठाया है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत ये बात को नहीं उठाया है, और उस आधार पे हमने ये तय किया कि हम राजकोट में एसपी रूरल को मिलेंगे। वहाँ पर आईजी राजकोट रेंज जो 4 ज़िले हैं उनके आईजी भी वहीं पर बैठते हैं, और हम उस शहर के समरस हॉस्टल को भी देखेंगे, क्योंकि इस व्यवस्था में और क्या क्या संभावनाएं हैं। और इस पर्टिकुलर राजकोट की हॉस्टल में जो लड़कियां ने कंप्लेन किया था, वायरल किया था मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, तो हमें वो भी समझ आए कि स्थल पर जाके देखें। तो हम पहले एक्चुअली समरस हॉस्टल में गए, और मसला था, जब लड़की ने कहा था, उन्होंने कहा था कि लड़के
परेशान करते हैं। कंप्लेन हुई है, फ्लैशिंग हो रही है, लड़के फ्लैश कर रहे हैं, इनफ लाइट्स नहीं हैं। ये कैंपस के बाहर तो समरस हॉस्टल्स का कंपाउंड सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी को लगकर है। गांव की लड़कियां हैं, अगर जो वो मेन रास्ते से जाएं तो 3 किलोमीटर का उनका चलने का फेरा होगा। तो बच्चे ऑब्वियसली एक छोटा शॉर्टकट यूनिवर्सिटी के कैंपस में पीछे से ले रहे थे। हमें वहाँ पर असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जो उसकी वार्डन भी है, सब एडिशनल चार्ज में थे, वार्डन, क्लर्क। तो ये व्यवस्था भी बताती है कि इन जगहों पर जब जगहें खाली होती हैं तो कितनी सारी जवाबदारियाँ, 1000 लड़कियाँ वहाँ पर रह रही हैं और आप एडिशनल चार्ज में उसके स्टाफ को रखते हैं। तो ये भी एक गहरा प्रश्न है, उसको हमने अभी नहीं उठाया है। हम ज़रूर इसकी तहकीकात करेंगे कि ओवरऑल कितनी जगहें खाली हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो इन लड़कियों को कस्टडी में ले रहे हैं। दे आर कस्टोडियंस एक्चुअली, क्योंकि ये हॉस्टल में जो लड़कियां पढ़ने आती हैं तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली जवाबदार बन जाती है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। वार्डन ने कैमरा बताया और पीछे के गेट से हमें दिख रहा था कि रास्ता एक कच्चा रास्ता बना था, जिसकी जानकारी पिछले साल से वार्डन ने और लड़कियों ने अक्सर यूनिवर्सिटी पुलिस को कंप्लेन की थी और ये पुलिस ने टेम्पररी एक पुलिस पेट्रोलिंग का पॉइंट किया था, जिसको उठा लेते हैं। वो 10 दिन जब आवाज़ उठता है तब बिठाते हैं और फिर उठ जाता है। बारिश की सीज़न के कारण वहाँ बहुत सारी जाली भी दिखी। तो ये सारी बातमी कि जालियाँ सफाई हों, पुलिस पेट्रोलिंग रेगुलर हो, उस रोड पे लाइट लगे, मेन रोड जहाँ पर ये 1000 लड़कियां हैं वो उनमें से लगभग मेरे इफ़ आई रिमेंबर राइटली 20% सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में जाती हैं पीछे, लगभग 200 लड़कियां। बाकी लड़कियां शहर में अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ती हैं। तो वहाँ बस के टाइमिंग भी उनको ले आ जाने के लिए नहीं है। काफ़ी सुनसान एक रास्ता है, हमें लाइटें नहीं दिखी उस रास्ते पर। तो ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन हम करेंगे कि विद्यार्थी अपने शिक्षण संकुल तक सुरक्षित पहुँचे और वापस आ सकें। ऐसी व्यवस्था, पुलिस को जब कंप्लेन की, पुलिस ने कहा आप क्यों नहीं हमें फ़ोटो देते हैं ये लड़कों के। तो ये जवाबदारी सिर्फ विद्यार्थिनी पर ना रखें, वो शौक होते हैं जब ऐसा हादसा बनता है। बट आई एम श्योर द पुलिस बड़ी केपेबल है इन्वेस्टिगेट करके रिपीटेड ऑफेंडर्स जो हर महीने ऐसा लड़कियां कंप्लेन करती है उसको अरेस्ट करने के लिए। एंड एक जनरल यूनिवर्सिटी ने भी जवाबदारी लेनी पड़ेगी कि उनके विद्यार्थिनी उनके पूरे कैंपस में महसूस रहें और महसूस करें। उसके लिए उन्हें कई सारे स्टेप्स लेने इमीडिएटली चाहिए। ऐसी हमारी भी बात हुई है, लड़कियां खुद इसका रिप्रेजेंटेशन करने वाली हैं और हमने ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन कलेक्टर और आईजी एक संयुक्त समिति बनाए जिससे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कुछ रेगुलर मॉनिटरिंग हो, सिस्टम्स जगह पर रहे। ऐसी मांग अपने आवेदन पत्र में रखी है। कोर्ट इंसिडेंट में मेरे साथी जो पीड़िता से मिलने गए थे वो उससे भी बात करेंगे। मैं संक्षिप्त में बता दूं, हमारी आवेदन पत्र में मांग रही कि मैनेजिंग ट्रस्टी जिनकी जानकारी में ये बात था और ड्राइवर, इन दोनों को अक्यूज्ड तुरंत माना जाए, इन्वेस्टिगेशन हो। इस इन्वेस्टिगेशन दरमियान जो आईओ थे, यानी 2000 जब हम एसपी रूरल से मिले तो उन्होंने इग्नोरेंस जताया कि 2013 की गाइडलाइंस में डीवाईएसपी कक्षा की प्रेफरेबली महिला अधिकारी हीनस क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करे, ऐसी उन्हें जानकारी नहीं थी। वैसा उन्होंने रिपोर्ट किया। उनके ऑफिस से ना ही एफआईआर में ही सिर्फ पीड़िता का नाम नहीं लिखा गया, परंतु एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके एक स्टाफ ने भी पीड़िता का नाम जाहिर किया। ये बेसिक गाइडलाइंस बार बार सुप्रीम कोर्ट दोहरा रही हैं कि हम पीड़िता का नाम ना लें, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी ना लें। परंतु जहाँ जीवित है, जब ऐसा नाम लिया जाता है, यू नो, इट इज़ सो ऑब्वियस कि आप दूसरी लड़कियों को डराने की कोशिश कर रहे हो कि आप और कोई उठ के कंप्लेन करे। इससे वो डिसवेड होती हैं, वो पीछे हट करती हैं। और इस मसले में भी हमें लग रहा है क्योंकि बीजेपी के सीनियर पार्टी के लीडर्स, लोकल लीडर्स इन्वॉल्व हैं। जिला पंचायत में सदस्य रह चुके और अभी उनकी एक पत्नी जिला पंचायत की सदस्य हैं, वैसे एक व्यक्ति एक्यूज्ड, मेन एक्यूज्ड हैं। तो इस पर हम अपेक्षा रखते हैं कि पुलिस प्रोएक्टिवली हॉस्टल में लड़कियों को एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड एक्सपेक्टेड कि वुमेन एंड चाइल्ड, डीसीपी, स्टेट कमीशन ऑफ विमेन, ये सारे पोजीशंस अनफॉर्चुनेटली स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और एससीडब्ल्यू का पोजीशन भी वेकेंट है गुजरात में पिछले 2-3 साल से। नॉट दैट द प्रीवियस कमीशन वाज वेरी इफेक्टिव, पर जब लोग ही नहीं होते हैं तो किसको लिखें? और कौन किससे अपेक्षा की जाए कि ये प्रोएक्टिव स्टेप्स लें, लड़कियों को अश्योर करें, जिससे और कोई विक्टिम भी हो तो वो आगे आए। आई थिंक इस ऐसे मसलों में अब हमें सबको ये जानकारी है कि किस प्रकार का प्रेशर आता है। गुजरात में इसके लिए एक बहुत अजीब शब्द उपयोग करते हैं लोग कि उन्होंने समाधान कर लिया, यानी कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जब पावर इतना अनइक्वल होता है तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? दबाव में आके कोई पीछे हट करे, अपना स्टेटमेंट बदले, वो हर एक किस्सा समाज का एक हार है, पुलिस की हार है, एडमिनिस्ट्रेशन की हार है, पर मेरे और हम सब के अनुसार ये हम सब की हार है। इसीलिए कन्विक्शंस इतना पुअर रेट एनसीआरबी का अक्रॉस द कंट्री है और हमारे राज्य में भी है। तो ये मांग कि हम ऐसा वातावरण खड़ा करें जिससे पीड़िता और उसका परिवार महफूज महसूस करे और दूसरी लड़कियां जो इस संस्था में खड़ी हैं उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो, काउंसलिंग हो। ये एक धक्का लगता है जब जानते हैं हम कि हमारे इर्द गिर्द ये 16 से 20 साल की लड़कियां हैं इन हॉस्टल में, उन पर क्या बीत रही है ये तो हमें समझ भी नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी पता नहीं था कि इसकी आईसी के मेंबर्स हैं या नहीं, और उनकी आईसी के मेंबर्स ने कोई प्रोएक्टिवली काउंसलिंग लड़कियों से बात की है या नहीं। हमें पीड़िता से ये ज़रूर पता चला कि ये पूरी संकुल में एक कॉलेज है, संस्था का बिल्डिंग है और पीछे हॉस्टल है, और वो हॉस्टल में भी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, जिससे ये ट्रस्टी और जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट था कुछ रिपेयर का, वो खुलेआम अंदर बाहर हो रहे थे। पीड़िता ने अपने एफआईआर में भी बताया है कि उसे दबाव दिया जाता था कि आप रुक जाओ अपने कमरे में। हमने बोला और कोई लड़कियों ने देखा कि नहीं? इसे ये मुझे कहते थे कि आपके पिता को मार देंगे, आप रुक जाओ कमरे में, हम इस समय आएंगे। यानी आप लड़कियों के हॉस्टल में एक बेसिक सिक्योरिटी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस समय, और ट्रस्टीज़ अंदर और बाहर कर रहे हैं विदाउट अकम्पनीमेंट, ये कितनी ये क्या लाजिम बात है। थैंकफुली समरस हॉस्टल ने कहा कि उनके वहाँ भी रोज़ काम चलता है, कुछ ना कुछ, कोई इलेक्ट्रिसिटी का, पानी सिर्फ 20 मिनट आता है पूरे दिन में,
तो वो एक बड़ा मसला है उनके लिए। तो उनके लिए वर्कर्स आते रहते हैं, पर उनका प्रोटोकॉल है कि वर्कर विल बी अकम्पनीड बाय सिक्योरिटी या कोई स्टाफ जो हॉस्टल के मैनेजमेंट में है, जिससे खुलेआम लोग घूम ना सके इन संस्थाओं में, जहाँ लड़कियाँ एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनकी एक प्रिवेसी है अपने कमरों में, अपने मकान में, अपने लाइन में। तो ये मांग हमारी भी रही कि ये वातावरण खड़ा करने की जिम्मेदारी पुलिस ले। हमने ये भी अपेक्षा की कि चैरिटी कमिश्नर के शायद ध्यान में नहीं आया है कि एक ट्रस्टी ने ऐसा इज़ अक्यूज्ड until ट्रायल इज़ ओवर। हम अपेक्षा करते हैं कि जो मैनेजिंग ट्रस्टीज़ हैं, चैरिटी कमिश्नर भी ट्रस्ट को नोटिस दे, इनको सस्पेंड करे, नया बोर्ड खड़ा करे। कुछ एक्शंस चैरिटी कमिश्नर भी इस मसले में पावर्स लेते हैं। वो हर संस्था से 50,000 फीस एनुअली लेते हैं। हाँ, तो ये पैसे लेकर आप पोस्ट बॉक्स तो हो नहीं, ये संस्थाओं की निगरानी रेगुलेटरी फंक्शन है चैरिटी कमिश्नर की ऑफिस का। तो कल एटलीस्ट एसपी ने एडमिट किया कि हम चैरिटी कमिश्नर को जानकारी पहुंचाएंगे कि फ़ला फ़ला एक्यूज हैं, ये ट्रस्ट का मसला है। पर वो खुद अभी भी उन्होंने चार्जशीट इतनी जल्द में तैयार कर दी है। तो हमने ये भी मांगा है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक वरिष्ठ महिला डीवाईएसपी कक्षा के अधिकारी और एक टीम इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से करे, जिससे ये मसले में और अन्य और कोई मसले हों, इसकी पूरी जानकारी कोर्ट के सामने आए, तभी एक्चुअली कोई न्याय मिल सकता है। अगर जो इन्वेस्टिगेशन ही इतना पुअर है तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि कोई भी सजा के पात्र होगा। तो ये पुलिस की इंटरेस्ट में, समाज के इंटरेस्ट में है, कुछ लोगों के या कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट में शायद ना हो, पर बाकी सब लोगों के जब इंटरेस्ट में हो तो ये दबाव बनाए रखना है। और इस केस में और बाकी सब संस्थाओं में हम जहाँ पर भी हैं जवाबदारी लें कि अपने इर्द गिर्द संस्थाओं में सिर्फ कमेटी ना बने, उस कमेटी में एक इंडिपेंडेंट महिला संस्था के रिप्रेजेंटेटिव होना खूब ज़रूरी है। ये वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं पता है। जब एसपी रूरल से पूछा गया कि आपकी समिति बन गई है, इसकी कोई पब्लिसिटी हमें दिख नहीं रही है, मीनाक्षी बहन ने कहा कि मैं जब चल रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपकी ऑफिस में एक बोर्ड हो जिनके नाम और नंबर हों। आप एटलीस्ट इस कानून का पालन करें, जिससे आप मॉनिटर कर सकें कि अन्य लोग ये कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं। पुलिस की ये भी जवाबदारी होती है कि जब कानून बनता है और आप इन सब संस्थाओं में जाते हैं तो ये कानून के पालन में एटलीस्ट ये समिति बनी है, समिति की पब्लिसिटी है। समिति में एक इंडिपेंडेंट मेंबर कौन है वो नहीं जान रहे थे एसपी। तो हम क्या अपेक्षा करें। असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने भी कहा कि समिति गठन हो गई है, हम सब सरकारी लोगों का नाम लग दिया है, मेरा नाम, मेरे क्लर्क का नाम, मेरे ऑफिसर के नाम, महिलाओं का नाम, पर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहिए इसकी तो जानकारी ही नहीं हमें है। आई थिंक ये तो बहुत बेसिक जानकारी है। इतना सारा आप एजुकेशन अपने अधिकारियों का कई तरीके से करते हो इंडक्शन में। इन कानूनों पर आई होप पूरा दिन और सत्र चले कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का गंभीर मामला है इस देश में, और इस पर अगर जो हर कक्षा के सरकारी अधिकारी को तालीम ही ना दी जाए, कानून ही ना पता हो जाए, मन की बात एक डेडिकेट करें पीएम, और इस कानून की एजुकेशन बच्चों के ही साथ नहीं, सारे समाज और संस्थाओं और सरकारी कर्मचारी और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी की जाए। ऐसी भी मांग मुझे भी सूझ रही है कि इतना सारा मीडिया में बात होता है, पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन 10 साल पुराने कानून का जब सिस्टम में नहीं होता है तो कितनी शर्म की बात होती है।
मैं एक्चुअली अभी झरना बहन से बात करूँगी कि बहुत सालों से आवाज़ संस्था मीनाक्षी ऐसे कई मसलों में गिरे हैं और उनके पुराने अनुभव जोड़कर और इस आप कोर्ट केस में क्या क्या मुश्किलें आपको दिखती हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार मित्र। थैंक यू सेजल बेन टू स्टार्ट द थिंकिंग प्रोसेस। माने हमने ये इशू पे काफ़ी बात किया है, कन्विक्शन रेट के बारे में काफ़ी बात किया है, लेकिन हर केस में वहीं सुई जाके अटक जाती है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ये लैप्सेस हैं और दैट्स इट। और एट द एंड ऑफ द डे कन्विक्शन नहीं हो पाता, माने जो जिसने जुर्म किया है वो छूट जाता है। और शायद इसी वजह से ये गुनाह सारे कम नहीं हो रहे हैं, उल्टा बढ़ रहे हैं। पर डे रेप का अगर आंकड़ा देखा जाए, उसी दिन हम बात कर रहे थे 90 के आसपास 89 रेप केसेस इन अ डे, और हम 7-8 केस में हिले हैं। तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू आवर सोसाइटी। जब हम आज स्पेस पे जाने की बात कर रहे हैं, मून में जाने की बात कर रहे हैं, तब जो बेस्ट हुआ ये फैक्ट फाइंडिंग के पूरा वो प्रोसेस में, वो ये हुआ कि बहुत सारी NGOs ने मिल के ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, माने फैक्ट फाइंडिंग का टीम तैयार हुआ बहुत अलग अलग तरह से, और सारे बहुत ऑर्गेनिकली जुड़े। जो नहीं जुड़ पा रहे थे वो लास्ट मोमेंट जुड़े, लेकिन जुड़े और हम सब गए। 10-11 लोग यहाँ से और 4-5 बहुत डायनामिक डायनामिक पर्सनालिटीज़ वहाँ से हमारे साथ जुड़ी। और इसी वजह से शायद ये पहलू पे बहुत मीडिया में भी आया। आप देखेंगे तो काफ़ी कवरेज भी मीडिया को मिला है। तो थैंक्स टू ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व इन इट। और जिसने स्पीयर हेड किया वो तो पक्का सेजल बेन और पंक्ति बेन शायद इनिशिएट नहीं करते तो नहीं हो पाता। और मैं तो लास्ट मिनट तक मैं बोल रही थी कि मेरे को नहीं आना है, इनफ ऑफ दिस, इसमें कुछ बदल रहा नहीं है। तो दैट वाज माय फ्रस्ट्रेशन, बट देन वन हैज़ टू गो। बट बात ये है कि ये रेप केस से क्या नया पाया हमने। तो नया में एक जो नया चीज़ था वो ये था कि लड़की सामने आके बोलती है और बहुत हिम्मतपूर्वक बताती है कि मेरे साथ ये हुआ। बहुत कम लड़कियां ये बोल पाती हैं, क्योंकि हमने ऑनर को रेप के साथ जोड़ दिया है, बहुत कन्वीनियंटली जोड़ा है ताकि कोई आके बता ना पाए। एक्यूज्ड है उसको शर्म नहीं आता है, लेकिन पक्का वो लड़की जिस पे बीती है वो शर्माती है। इसमें लड़की खड़ी थी। हम बाद में 2 टीम में बटे। एक टीम बेटी को मिलने गई और बहुत शाम को पहुँचे थे, लेकिन जैसे जैसे गांव पास आता गया वैसे लोग बिना पूछे हमको उनके घर का रास्ता बताने लगे। ये चीज़ दिखाती है कि हमसे पहले कितनी गाड़ियाँ आई थी और कैसे लोग उनको रास्ता दिखा रहे थे। सब चाचा दादा वहाँ पे बैठे हुए थे। हम सोचते थे कि हम जब मीटिंग करते हैं तो हमारे मीटिंग में कोई नहीं आता है, यहाँ पे तो सब बैठे हैं, लेकिन सब शायद यही एक दूसरे से बात कर रहे हों ये एपिसोड के बारे में। और उनका वो गांव में घुसने के बाद उनका घर तक का एक दो जगह हमने पूछा, बाकी तो लोगों ने ही रास्ता बताया। तो ये बात है कि वो लड़की ने कितनों को जवाब दिया होगा हम जैसों को। हाँ, तो वो बताता है कि उसको ये स्ट्रगल की शुरुआत में ये सब कुछ है, अभी तो उसकी लड़ाई बाकी है। तो वो और क्या क्या
झेलेगी और कोर्ट में क्या झेलेगी। ये होने के बाद हम उसके घर पहुँचे तो उसके माता पिता, दादी दादा, बेटी खुद, उनको मिलने के बाद वी थॉट कि अगर ऐसा सपोर्ट ग्रुप हर बेटी को मिले तो शायद सारी लड़कियां फाइट करें। हाँ, लेकिन आप मुझे पूछेंगे कि आपको विश्वास है कि ऐसा हुआ है? मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन पुलिस अगर प्रूफ पे जाती है, एविडेंस पे, जो हमको वो एसपी हमको बार बार बोल रहे थे कि हम आइडियलिस्टिक दुनिया में नहीं रहते, हमको प्रूफ चाहिए। और हमारे एक साथी पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी बोलते थे कि जन्ना जी सब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिवली सुनिए, सोचिए। तो माने प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ, आप साल तक किसी को टॉर्चर करते हैं और उसको डराते धमकाते उसको जबरन रखे हैं, तो यू डोंट हैव इवन द मेडिकल एविडेंस। मेडिकली आप वो बेटी को लेके जाते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन यू डोंट हैव प्रूफ ना। वो तो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, प्रूफ तो जमा करने का तो आपको शायद मानसिकता भी नहीं है। उसके बाद जो होता है आपको वो एफआईआर में लिखवाती है कि ये हुआ, तो आप आधा लिखते हैं, या तो आपको जो लिखना है आप वो लिखते हैं। आप बेटी का बयान को पेपर पे नहीं उतार रहे हैं। और कौन लिखता है? वो भी वो इंसान जिसको नहीं लिखना चाहिए, माने लीगली ही इज़ नॉट सपोज टू, बट ही इज़ राइटिंग। फिर बेटी उस पर ऑब्जेक्ट करती है, तो उसके ऑब्जेक्शन से और लॉयर के सपोर्ट से उसकी कंप्लेंट को वापस ली जाती है। तो वापस ली जाती है तो आप उसको बोलते हैं कि बेटी अपना बयान बदल रही है। हाँ, लेकिन आपने पहले तो प्रोसेस, उसको वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं दिया जहाँ पे वो अपनी बात को रख पाए। और हो सकता है कि मुझे इतनी क्या बोलते हैं उसको, मैं मेंटली डिस्टर्ब थी कि मुझे मिनट का हिसाब नहीं है मेरे पास। तो क्या, तो आप मेरे एक्सपीरियंसेस को झुटलाएंगे? सवाल तो वही है। लेकिन पुलिस झुटलाई। पुलिस ने हमको बोला कि हमारे पास ये बयान को बार बार बदला गया है, और बेटी बार बार बाहर जाके पूछती थी लोगों से और वापस आके मुझे रिपोर्ट करती थी। जो हमने बाद में बेटी से पूछा, और बेटी ने बोला कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। एक बार मेरे फूफा जी ने लिखवाया था, जिसका नोटिंग बाद में हुआ है। तो दैट इज़ द ओनली चेंज इन द कंप्लेंट, एडिशन मेड इन द ओवरऑल कंप्लेंट। अब उसके बाद पुलिस ने जहाँ जहाँ लैप्स किया है इन टर्म्स ऑफ इंक्वायरी, एफआईआर में आपको किसी का नाम दिया गया, ऑब्वियसली वो इंसान ड्राइवर को नहीं पहचानेगी। आप किसी के कब्जे में हैं तो आप कैसे सोचेंगे कि वो इंसान राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहेगी? वो नहीं पहचानी। उसने स्केच ड्रॉ करने का ट्राई किया शायद, उससे नहीं हो पाया। तो भी क्या, पुलिस का जवाबदारी सिर्फ इतना है कि वो जो नाम दे उसको ढूंढे, या पुलिस का जवाबदारी ये है कि उसको डायरेक्शन जो एफआईआर में मिला है उससे वो अपना इन्वेस्टिगेट करे। उसका जवाबदारी एज अ पुलिस ऑफिसर क्या है? उसका पुलिस ऑफिसर का जवाबदारी ये है कि उसके ड्यूटी में वो केस को इन्वेस्टिगेट करके जिसका नाम भी ना है वैसे लोगों को भी वो ढूंढे। लेकिन वो तो इवन पुलिस ड्राइवर को भी आइडेंटिफाई करके फ़ोन से टैप करती, तो भी आज जीपीएस के ज़माने में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में शायद ट्रेस कर पाते। लेकिन ये एक क्या बोलते हैं, ये सैम्पल है टू शो टू द वर्ल्ड कि दिस इज़ हाउ द इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस। ये हमने नलिया में बहुत अलग तरह से देखा, और यहाँ पे हम वही रिपीटेशन, मोर और लेस रिपीटेशन था। लेकिन जो पावर में बैठे हैं पुलिस और उनका जो पूरा स्ट्रक्चर, उनको लगता है कि दे आर डूइंग द बेस्ट, इससे ज़्यादा तो उन्होंने कर नहीं सकते। और आप होते कौन हैं हमको सवाल उठाने वाले? और पूरा उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो थैंक्स टू द डेमोक्रेसी, ऐसा उनका बोलना था कि आपको हम टॉलरेट कर रहे हैं, और हम कौन, मैंने आप कौन होते हैं हमको सवाल पूछने वाले? ये है हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। और ये सिस्टम में अगर हम जाके थर्ड पार्टी
सवाल पूछते हैं तो वो हमको ये रिएक्शन देता है। तो अगर कल को मेरे साथ हो जाए तो हाउ ऑन अर्थ आई विल गो एंड रिपोर्ट माई केस, है ना। वो एनवायरनमेंट ही मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। ये बेटी बहुत हिम्मत वाली है कि बिना पर्दा का वो बात कर पा रही है। फिर पुलिस कन्विक्शन रेट का तो बड़ा मज़ेदार सब बात है। हम कन्विक्शन रेट का आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, सेजल बेन कन्विक्शन रेट का एनसीआरबी का डेटा कोट कर रही थी। वो बता रही थी 27% कन्विक्शन रेट है, इट इज़ सो वेरी लो। इट स्पीक्स अबाउट द टोटल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, है ना, जिसमें पुलिस का रोल ज़्यादा है। पुलिस ने हमको ये बताया कि हमारे यहाँ पे इतने केस आते हैं और कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ पे 75% है। हाँ, यानी एनसीआरबी का डेटा का पूरा उल्टा, उसको -100 माइनस कुछ 25 कर दो तो 75% उसका कन्विक्शन रेट है। बाकी का कहाँ गैप है? तो बाकी का गैप यहाँ पे है क्योंकि वो कोर्ट में अभी केस चल रहा है, इट इज़ इन प्रोसेस। यानी जो केस आया है दे आर सेइंग दैट दे आर एबल टू रिजॉल्व इट। अगर इतना एफिशिएंट मेरा पुलिस सिस्टम है तो मुझे हमको एनसीआरबी में सही में बोलना चाहिए कि वेयर डू दिस दे गेट ऑल दिस डेटा फ्रॉम? दे गेट डेटा फ्रॉम सच पुलिस स्टेशंस, राइट? तो ये आपको गलत डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये हमें सही में सवाल पूछना है। माने ये है हमारा पुलिस का रोना और उनका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ये तभी पूरा हो पाएगा जब हम उनको अकाउंटेबल बनाएंगे, सवाल पूछ के, लिख के, और जर्नलिस्ट अपना ड्यूटी करके। बात वो है कि हम एज एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी व्हाट कैन आई डू? तो मैं अगर स्कूल की टीचर हूँ, मैं अगर स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मैं अगर स्कूल की काम करने वाली सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूँ, पेरेंट हूँ, तो मैं ये देखूँगी कि मेरा बच्चा एक सेफ जगह है, तो सेफ्टी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट में है या नहीं। ये कहीं पे भी इंटरनल कमिटी नहीं था। हम जो बार बार इंटरनल कमिटी का बात कर रहे हैं, और सेजल बेन ने भी बताया इंटरनल कमिटी नहीं था। इंटरनल कमिटी हर काम करने का स्थल जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे उनको इंटरनल कमिटी की रचना करनी पड़ती है। तो सपोज़ मेरे घर पे 10 से ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, 1-2 लोग काम करते हैं, तो अगर उनके साथ मेरे घर पे कुछ हादसा हो जाता है बुरा, तो उन लोग लोकल कमिटी में कंप्लेंट करते हैं। लोकल कमिटी कलेक्टर की ऑफिस में एक नोडल ऑफिसर वो अपॉइंट करता है, एंड ही और शी इज़ इन चार्ज ऑफ टेकिंग द कंप्लेंट। हाँ, अब ये स्ट्रक्चर इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हर जगह पे लागू करना है। इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि कहीं पे फुल मेल मेंबर हो तो आपको नहीं रचना करनी है, या 100% फीमेल स्टाफ हो तो रचना नहीं करनी है। आवाज़ जैसा 100% फीमेल स्टाफ को भी रचना, वो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कमिटी की रचना करनी ज़रूरी है। पुलिस तो क्या करेगी? हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने भी बोला कि हमको नहीं मालूम है इसके बारे में। यानी कि हमारे यहाँ से सेंसिटाइजेशन का ड्यू प्रोसेस जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। हमको याद है कि सेकेंड कोविड के समय में हमने WCD और बाकी सब डिपार्टमेंट्स को लेटर्स लिखे थे कि आप क्या कर रहे हैं इंटरनल कमिटी का और लोकल कंप्लेंट कमिटी का, हमें हिसाब दीजिए। हमें लेटर आया था कि सब जगह पे लागू हो गई है, और मुझे बाद में हमारे दोस्त जो वहाँ पे हैं वहाँ से पता चला कि अभी सबको लेटर्स गए हैं। यानी सारा चीज़ टिक करने के लिए कि हमारे यहाँ पे ये हो चुका है, बट नथिंग इज़ टेकन विथ स्पिरिट। माने एक तो है कि आपको सही में करना है, और एक है कि आप खाली कर रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं उसका एक लॉजिक ये है कि दे सी इट एज अ ट्रबल, क्या बोलते हैं, एक टूल जिससे ट्रबल मेकर्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, है ना। कि अगर मैं छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट कर लूँ इंटरनल कमिटी में तो बहुत बखेड़ा होगा, व्हाई शुड आई गेट इनटू इट। ये ओवरऑल हर एम्प्लॉयर का ये मानना है, वो कॉर्पोरेट सेटअप हो, गवर्नमेंट सेटअप हो, एंड सो ऑन। और बहुत सारे जो जिस संस्था में मैं काम करती हूँ वहाँ तो ऐसा बोला जाता है कि दिस इज़ अ बिग लार्ज फैमिली, सो वी आर ऑल फैमिली मेम्बर्स, सो देर इज़ नो नीड फॉर इट। तो फैमिली मेम्बर्स में डोमेस्टिक वायलेंस सबसे बड़ा वायलेंस का प्रकार है, पर कौन बोले? तो दैट इज़
सो बोलने वाली बात यह है कि इंटरनल कमेटी की रचना जहाँ होनी चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, वहाँ पे नहीं थी। अगर वो होती तो और अगर सेंसिटाइजेशन प्रोसेस स्ट्रांग होता तो ये लड़कियाँ खुद जाके बोलती कि मेरे साथ ये हुआ है। ये एक्चुअली ये एक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी डिफाइन किया गया है, खाली टच नहीं, खाली ग्रोपिंग नहीं, लेकिन ऑल नॉन वर्बल gestures, remarks that comes under the periphery of violating my space, which has a sexual connotation to it, all those acts or gestures are considered as sexual harassment. हाँ, तो वहाँ पे मुंह से इशारा करना, आवाज़ करना से लेके किसी को ऊपर से नीचे स्कैन करना, वो सारा वायलेंस का एक प्रकार है। अगर वो प्रकार है और अगर मैंने 10 बार मेरी बेटी को भी सिखा दिया तो वो भी समझेगी कि इसको वायलेंस बोलते हैं, तो स्कूल में हम 17, 18, 19 साल की बेटियों को क्यों नहीं सिखाया, क्यों नहीं बताया कि ये सब गलत है, आप बात करिए। और आप कहाँ बात करेंगे? इंटरनल कमेटी में। इंटरनल कमेटी कोई बड़ी सभा नहीं है। इंटरनल कमेटी यानी इंटरनल, जो अंदर के लोग, एक बाहर का बंदा, क्योंकि हर वायलेंस पावर से रिलेटेड है, तो एक बाहर का बंदा आता है, वो होपफुली वो इंसान अनबायस्ड तरह से उसको जज करे पूरा केस को, और उसको एक 4 दीवारी में रखा जाता है ताकि वो बात बाहर ना जाए, हाँ, वो इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए, तो कोई भी आके अपना एक्सपीरियंस को खुल के वो कमेटी के सामने रख पाए। सिर्फ ये अरेंजमेंट है। ये भी हम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि करना नहीं चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो हम CA NRC भी करने वाले थे, है ना, तो हम ये तो पक्का कर लें, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। दिस टॉक्स अबाउट आवर पॉलिटिकल विल, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट माई माइंड सेट कि चलता है ये सब, और अगर कर देंगे तो लड़कियां कंप्लेन करेंगी। ये यहाँ से आता है, और ये जब तक माइंड सेट मेरा, आपका, मेरे घर वालों का चेंज नहीं होगा, तब तक तो हम ऐसे ही इसी टॉपिक पे ऐसे ही बात करते रहेंगे। एंड आई थिंक रेप के इंसिडेंसेस ओवर द पीरियड बढ़े हैं, तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू। नीता बेन आविदा। She was very, very strong and very, very मेरे को इतना ही कहना है और कहना था कि ये लड़की इतनी बहादुर है कि उसने हम सबको बोले, हम लोग जब सब थे तो उसने हमको बोला कि मैंने पूरा कह दिया कि क्या हुआ था और क्या नहीं, और उसने एक बूंद उसके आँख में से आंसू नहीं था, बिल्कुल नहीं था आंसू, और बिल्कुल उसकी आवाज़ भी नॉर्मल था, कोई काँप नहीं रहा था जो काँपता है ना। तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमने तो कितने सारे रेप्स, मैं तो इतना ये इन्वेस्टिगेशन था, पर कभी भी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा था कि ये, और उस दिन हम जब गए बिल्कुल सोचा नहीं कि यही है वो लड़की जिसको रेप किया गया है। वो आराम से मैंने बिंदास हमारे साथ बातचीत कर रही थी, और पूरा जो भी लोगों ने सब बता दिया वही था। बस इतना ही मुझे कहना। इसका मैं ऐड करना चाहूँगी तनुश्री ने जो बोला वो, कि इसमें भी आँख में आंसू नहीं था को उसको हम अलग तरह से ना देखें, ये देखें कि वो क्या बोलते हैं, वो इतना सह चुकी थी कि वो नहीं दिखा पा रही थी, हाँ, और ये एक था, और उसकी बहुत बार पूछ रही थी, लेकिन उसको लग रहा था कि कितना और करना है मुझे, है ना, तो कितनी बार दोहराना है।
तो वो है कि, और हमने इतना पूछा भी नहीं, हमने एक्ट के बारे में, हमने वो पूरा एपिसोड के बारे में नहीं जानने की कोशिश की, वो हमारा काम नहीं था वहाँ जाके। वो हमारा काम था उसको ये बताना कि हम सब आपके साथ हैं, ये हमारा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर है, अब तक आपके साथ हैं। आपकी लड़ाई तो बहुत लंबी है, अभी जो कुछ उसको देखना है वो तो मैं और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर वो है और अगर यहाँ से उसको प्रेशर आए, क्योंकि उसी दिन हमने वीडियो देखे कि वो पॉलिटिकल वो डॉक्टर जो इंसान था उसने पटेलों का व्हाटएवर वो कम्युनिटी का एक सभा वो कैंपस में लगाई थी। हाँ, तो 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे और लड़की को ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उसने हॉस्पिटल का नाम लिया था। तो बात यह है कि जब पूरा एनवायरनमेंट ऐसा है तो उस पर प्रेशर आएगा। उसको हमने पूछा कि आपको इसके बारे में मालूम है, उसने हमको मना किया, सही गलत नहीं मालूम है। लेकिन बात यह कि उस पर जब प्रेशर आए तो वो ये न सोचे कि 2 कदम वो पीछे ले लूँ, ऐसा न सोच के वो शायद हिम्मत से आगे बढ़े। इसलिए हम बोलने गए थे कि भाई हम आपके साथ हैं, आपको कभी भी लगे तो आप कुछ नहीं तो आप कहीं पे भी जा सकती हैं, हमारे राजकोट में मित्र हैं, आप वहाँ जा सकती हैं, आप अहमदाबाद में आ सकती हैं, हम सब के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इतना मैसेज देने सिर्फ गए थे। मैं जो ऐड करना चाहती हूँ, एक तो सब अच्छा हुआ कि हम जो कल गए थे वो सब साथी आज यहाँ हाजिर हैं। और जर्नामैन की बात सही है, हम वो बता नहीं गए थे कि वो अकेली नहीं है लड़ाई में, हम सब साथ में हैं। और ये जस्टिस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट को मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि ये जो रेप का क्राइम है वो सबसे घिनौना है, समाज के तौर पे हमें वो सोचना है, पर जो उसका शिकार होता है उसको एक एक्सीडेंट से ज़्यादा नहीं लेना है। वो दोनों चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया था। जस्टिस वर्मा वो जस्टिस थे जिन्होंने विशाखा केस का रिकमेंडेशन दिया था। ये पॉश एक्ट आया उससे पहले विशाखा रिकमेंडेशन का इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी था, नहीं होता था कहीं पे, वो सबको पता है, वो खुद जानते थे। इन्होंने एक कमेटी जब निर्भया को लेके बनी तो वो कमेटी ने बहुत हिस्टोरिकल अपना रिपोर्ट भी दिया, रिकमेंडेशंस भी हिस्टोरिकल थे। और हम बार बार ये बात डिमांड भी करते उनके रिकमेंडेशन को इन टोटालिटी में इम्प्लीमेंट कीजिए। नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, बोला पुलिस 2 चाहिए हमारी, लॉ एंड ऑर्डर वाले अलग पुलिस रहेगी और वीमेंस और बच्चों के साथ जो क्राइम होंगे उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए डिफरेंट पुलिस फोर्स रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ऐसा बोलेंगे FIR में जो है वो ही है। वो पुलिस ऑफिसर ने बता दिया कि उनका क्या जेंडर को लेके उनकी क्या सेंसिटिविटी है, वो समझ नहीं पाए कि वो क्या बता रहे हैं। हमें पता चल गया कि उनका पैट्रियार्कल माइंडसेट से वो पूरा ये है, क्लाउडेड है उनका दिमाग। पर ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने बात पे जो ये किया था, जोर दिया था कि 2 तरीके के पुलिस फोर्स होने चाहिए। दूसरा उनका बहुत इम्पोर्टेंट सजेशन रिकमेंडेशन था, पुलिस का जो तबादला अपॉइंटमेंट है सब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करेगी, नॉट एनी पॉलिटिकल लीडर्स या कोई ये नहीं करेंगे। ये बात को भी नहीं इम्प्लीमेंटेशन किया। जब आरजीकर का इंसिडेंट की बात आई, ममता जी ने कानून तो बनाया पर इनका रिकमेंडेशन को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारे गुजरात गवर्नमेंट भी बोलती है हम बहुत ही आगे है, प्रोग्रेसिव है। अभी तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किए इन टोटालिटी। तो हमारी मांग है कि टोटालिटी में कीजिए। इलेक्शन कमीशन को सजेस्ट किया था आप जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसको बदलिए। अभी डेटा आया था, ADR ने रिलीज किया था, कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व है जो अगेंस्ट वीमेन है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन होता तो ये सब घर पे बैठते, उनको हम वापस बुला लेते कि यू डोंट डिजर्व टू बी अवर रिप्रेजेंटेटिव। ये जो स्पिरिट और ये बात थी ये नहीं हुआ। ये कुछ मेडिकल 2 फिंगर मतलब टेस्ट और ये सब में बदलाव आया, पर ये जैसे DYSP लेवल के महिला को इंक्वायरी करनी है, महिला जज होने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फंड नहीं है, निर्भया फंड को दूसरों में यूज़ किया जाता है, पब्लिसिटी होर्डिंग लगते, प्राइम मिनिस्टर के हो या चीफ मिनिस्टर को, वो हमसे उससे कोई ताल्लुका नहीं। क्यों एक कमेटी के होर्डिंग नहीं लगते हैं? ये बात मैंने पहले भी चाइल्ड राइट्स के जो हमारे कमीशन है उनके हेड
बहुत जाने माने पॉलिटिकल ये है महिला, उनको मैंने पूछा था कि मैडम वो होर्डिंग लगा दीजिए, आपके लगे तो लगे पर वो होर्डिंग भी दिखाइए आप कि ये महिलाओं के लिए कानून है और ऐसी पब्लिसिटी कीजिए, ऐसी कमेटी चाहिए, नहीं होगा तो आपको सज़ा होगा। अभी डीएसपी ऑफिस में क्या उनको एसपी रूरल को हम पनिश कर पाएंगे? उनको होना चाहिए पनिशमेंट, हर ए हॉस्टल का पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, 50,000 का मिनिमम उनका पेनल्टी है। एनुअल रिपोर्ट उनको रिलीज़ करना है, कहाँ है? कोई नहीं कर रहा है क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा है, और कोई पूछ नहीं रहा है तो क्या जवाब देना है? वो रेडीमेड फॉर्म्स जो है, वो समरस हॉस्टल के जो महिला थे, शी वॉज वेरी फ्रैंक इनफ, वो बोले कि अब हमें लास्ट वीक में ही आया है ऑर्डर गांधीनगर से, तो हमने कमेटी बना दी है। पर वो नहीं जानते थे कि कमेटी में ये रिक्वायरमेंट है बाहर के एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव हो। क्यों चाहिए? क्योंकि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो या वो दबाव को झेल पाए और जो कंप्लेन करने वाले उनको जस्टिस मिले। ये जो बेसिक हमारे जूरिस्प्रूडेंस का जो बेसिक है वो उसमें रिफ्लेक्शन है। ये बात को कोई सीरियसली नहीं लेना चाहता है, पर जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस को इन टोटालिटी में इम्प्लीमेंट करो। हम बार बार डिमांड करते हैं, 700 पेजेस का रिपोर्ट है रिकमेंडेशन का, आप पढ़िए। और वो बोल रहे हैं हम तो रिपब्लिक है भाई, और महिलाओं को हम तो सोचते वो कुछ ये है, रिसीवर है। दे आर रादर पूरे सोसाइटी को देते हैं, दे आर नॉट रिसीविंग एंड पे, वो कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी में। उनके बारे में हमारी इतनी इनसेंसिटिविटी। तो ये जो बातें हैं हम उसको इंडियन विजडम का डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस को, उसको फिर से बार बार सबको याद दिलाना पड़ेगा। और एक छोटा सा एक्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, उसके लिए क्यों इतना सर दुखाना पड़े और जाना पड़े। हम कोशिश करते हैं, मैं जर्ना बहन और सब, सेजल बहन, नीता बहन, तनुश्री बहन बार बार इसके कैंपेन के लिए कोशिश करते हैं, पर हम कॉलेजेस में जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है। वो जो प्रिंसिपल होते हैं क्या बताते पता है, बहुत एक कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, और वो सब क्या, हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैं बोलती होगा तब करोगे कमेटी की, कमेटी होने से पता चलेगा कि हो रहा है, हमारे यहाँ होता ही नहीं है। अच्छा, सब तो बड़े ये है, हमारे देव के बच्चे हैं, सब ऊपर से आए हैं, भगवान के डायरेक्ट सब ये है। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं। तो ये जो अप्रोच है वो अप्रोच करेक्ट हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा टीम का ये रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि ये एक मैसेज है पूरे सोसाइटी के लिए, पर सोसाइटी उसमें कोई गुनहगार है ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ। स्टेट मशीनरी इज द मेन कल्प्रिट। सोसाइटी तो बार बार लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लोग ये कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, डिमांड करते, जैसे दाहोद में भी हुआ, ये आनंदी के हमारे साथी गए, मेमोरेंडम इमीडिएटली दिया गया, वो अरेस्ट भी हुआ प्रिंसिपल, पर उनको क्या ब्लैकलिस्ट किया जाएगा ऐसे लोगों को कि उनको एम्प्लॉयमेंट में ही ना रखा जाए? हाँ, तो ऐसे जो रिएक्शनरी, मतलब जो पूरा महिलाओं के बारे में जो दृष्टिकोण है, क्या एम्प्लॉयमेंट देने के टाइम पे पूछा जाता है कि आप महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई सवाल कोई एम्प्लॉयमेंट में जो होना ज़रूरी है, तभी तो जेंडर इक्वलिटी की बात आएगी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, पर अभी यहाँ रुकते हैं। सबका धन्यवाद।